हेलो गाइस, दिस इज लक्ष्य सीडीएस और मेरा नाम है अंकित। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की सीरीज, जिसमें हम चैप्टर वाइज केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके बाद हम बायो पढ़ेंगे और उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के 9th के चैप्टर करेंगे और फिर 10th के चैप्टर करेंगे, और इसी तरह हम बायो के करेंगे, पहले 9th फिर 10th और फिर फिजिक्स करेंगे 9th और 10th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम केमिस्ट्री का 9th क्लास का पहला चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हम एनसीईआरटी वाइज पूरा पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है? मैटर एक मेनली हमारी पूरी दुनिया एक मैटर से बनी हुई है। तो सबसे पहले हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जो जो पेपर में आएगा हम वही पढ़ेंगे, बिना फालतू का नहीं पढ़ेंगे कोई भी हम। तो शुरू करते हैं। हम एज वी लुक अराउंड, रुकिए एक मिनट, हाईलाइटर यूज करेंगे। एज वी लुक अराउंड एट आवर सराउंडिंग्स वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स और डिफरेंट शेप्स। दिस यूनिवर्स, यहाँ पे लिखा है सामने, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज बिल्ड मेड अप ऑफ, मतलब यहाँ हमारी दुनिया में जो भी सारी चीजें जो है मैटर से बनी हुई है। एयर जो है, एयर भी मैटर है, क्लाउड, स्टोन, सभी चीजें मैटर से बनी हुई है। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। शुरू में जब हमारे पुराने टाइम में माना जाता था कि अर्थ जो है पांच मतलब मैटर जो है, पांच बेसिक एलिमेंट होते हैं मैटर के, जिसको हम पंच तत्व बोलते हैं। काफी बार सुना है हमने कि चाहे एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ये पांच तत्व होते हैं। ये काफी एक बार पूछा भी गया है शायद सीडीएस में या किसी एग्जाम में, कि पंच तत्व कौन कौन से होते हैं। ऐसे पूछ लेगा कि ऑप्शन देगा एयर, अर्थ, फायर, स्काई, और इनमें से कौन सा पंच तत्व नहीं है। तो इसे भी पढ़ लेना है याद से। और वो मानते थे कि सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इन्हीं पांच चीजों से बने हुए हैं। तो अब हम साइंस पे आते हैं। मेन जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा यहाँ से, फिजिकल नेचर ऑफ अ मैटर। तो मैटर जो है पार्टिकल से बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है। For a long time, two schools of thoughts prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to continues like a block of wood, and the other thoughts like matter was made up of particles like. मतलब काफी पहले दो थॉट्स होते थे कि मैटर के बारे में, या तो एक कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ वुड जैसे लकड़ी के गट्ठे की तरह है, या तो फिर ये रेत की तरह है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि मैटर है तो कैसा है, किससे मिलकर बना है। मैटर जो है मेनली पार्टिकल से मिलकर बना होता है। लाइक हम सोल्ट को तोड़े तो सोल्ट के नीचे जो सोल्ट काफी पार्ट से बनकर बना होता है, तो उन पार्ट्स को अगर हम तोड़ेंगे तो उसके भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तो मेटल जो है, मेटल नहीं, मैटर काफी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है। हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स, मतलब इतने स्मॉल होते हैं ये पार्टिकल कि हम इनको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने देखा है। तो ये पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मैटर बनता है। यहाँ पे इसको लेते जैसे यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है, लीटर की यूनिट होना चाहिए। कॉमन यूनिट ऑफ मेजर इन वॉल्यूम इज लीटर और लीटर 1000 इसमें आगे देखेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट करा गया है, कई बार एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें लिखा गया क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया था, पोटेशियम परमैंगनेट और को पानी में मिक्स करा और हम उसको डाइल्यूट करते गए। तो जो लास्ट में देखा गया कि मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल इन जस्ट व्हिच कीप्स डिवाइडिंग देमसेल्व्स। बस इसमें हमने पूछा कि पार्टिकल्स कितना छोटा हो सकता है। इसमें पहले हमने 100 ml वाटर में परमैंगनेट मिलाया, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया, और उसमें से थोड़ा सा निकाल के 100 ml पानी में वापस से मिलाया, और उसको डाइल्यूट करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहाँ तक कि डिवाइड नहीं हो पाएंगे और मैटर, और उससे ज़्यादा मतलब उस जो छोटे मैटर है और डिवाइड नहीं हो पाएंगे, अपनी लिमिट तक पहुंच जाएंगे। तो ये इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। हम सीधा चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल के बारे में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, सीधा सा बताता हूँ, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेनली मैटर्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस।
सॉलिड लिक्विड और गैसेस में डिवाइड करते हैं। पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टी देख लेते हैं, चलो फिर बताता हूँ मैं आपको। ये है कि मैटर की प्रॉपर्टी, कि मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस। लाइक सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है, और क्योंकि वो हार्ड होता है और उसको हम तोड़ अगर ज़्यादा प्रेशर लाए तो टूट ही जाता है। लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है स्पेस, और गैस में सबसे ज़्यादा मोलिकुलर स्पेस होता है। तो यही बताया गया कि पार्टिकल्स में स्पेस होता है। मैटर के पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनके बीच में स्पेस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि वो मूव करते हैं सबसे ज़्यादा, सेम जैसे इंटरमोलिकुलर स्पेस में था, इसमें भी वैसे ही है कि सॉलिड के पार्टिकल काफ़ी मूव करते ही नहीं है। लिक्विड मूव करता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स अंदर के मूव करते हैं, और गैस तो सबसे ज़्यादा उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। ये एक्सपेरिमेंट दिए गए जिसके द्वारा इन्होंने चेक कराया है कि कौन सा पार्टिकल ज़्यादा कौन से मैटर के पार्टिकल ज़्यादा मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो अभी हमने पढ़ा कि वो मूव करते ही रहते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि लिक्विड में कम एनर्जी होती है उनके पास, तो वो कम मूव करते हैं, गैस में ज़्यादा होती है तो यही लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। मतलब जिनके पास जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वो उतना ज्यादा मूव करेंगे। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे कि गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो वो पार्टिकल ज्यादा मूव करते हैं, तो काफी दूर तक चली जाती है। और लिक्विड में कम होती है तो वो थोड़ा कम मूव करती है, और सॉलिड में बड़ी होती ही यही है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पार्टिकल की मूवमेंट भी बढ़ेगी। अब हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। एक एक्टिविटी बताई गई इसके थ्रू उन्होंने बताया। यहाँ पे लिखा है कि अगर हम एक स्टूडेंट को एक मैटर मान के चले तो इन विच ग्रुप हैव ईच, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टेट ऑफ मैटर ये इम्पोर्टेंट आया। इसे आपके पास प्रॉपर्टी याद रखनी है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, तो पार्टिकल्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं मैटर के। अब आ गया स्टेट्स ऑफ मैटर। मेनली वैसे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आज इस टाइम पे तो 5 है, लेकिन हम मेनली 3 को ही पढ़ते हैं, उनको ही कंसीडर करते हैं। वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे डिवाइड करा गया है और डिफरेंट क्लासिफिकेशन के डिफरेंट बेसिस है। क्लासिफिकेशन के डिफरेंट बेसिस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की। सॉलिड क्या होता है, जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी होगी, ये सारे सॉलिड्स होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिए गए ऊपर। तो यहाँ पे लिखा गया है सामने कि वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। मतलब अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। सॉलिड का वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हम, और उसका नीग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब उसको दबा नहीं सकते, उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते। अगर हम प्रेशर डालेंगे तो वो टूट जाता है। ये लिखा है कि सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउट फोर्स, और सॉलिड में ब्रेक जब हम उस पर प्रेशर डालें। लेकिन रबड़ बैंड भी जो है ये होता है क्या बोलते हैं सॉलिड, तो फिर वो क्यों उसको हम ये कर सकते हैं, लाइक प्रेस क्यों कर सकते हैं। प्रेस तो उसको हम कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको प्रेस करने के बाद छोड़ दें तो फिर से वो अपनी वापस पोजीशन में आ ही जाता है। तो उसमें पार्टिकल्स में स्पेस नहीं होता है, लेकिन पार्टिकल्स में एयर साक कर की होती है। तो इसके एयर के कारण जब हम दबाते हैं तो वो एयर उसके कारण वो मतलब दब जाता है। ऐसे उसके बीच पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है। इसी तरह बाकी लिखा है कि जेली में भी यही होता है और सभी चीजों में यही होता है। तो अब हम समझ चुके कि सॉलिड का प्रॉपर्टीज आप समझ चुके होंगे कि सॉलिड में होता क्या है। सॉलिड में डेफिनेट शेप होगी, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा,
उसकी डेफिनेट बाउंड्रीज होंगी और उस पर अगर हम प्रेशर डालेंगे काफ़ी तो वो टूट जाता है। बाकी मैं बाद में इन तीनों को कंपेयर करके बताऊंगा लास्ट में। अब हम लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड लिक्विड के पास जो है उसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप कभी भी नहीं होगी। लाइक व्हाट विल हैपन इफ दिस, अब हम बताते हैं कि यहाँ पे ये लिखा है कि liquids have no definite or fixed shape but have fixed volume। तो लिक्विड के पास कभी भी फिक्स्ड वॉल्यूम तो होगा लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होगी। और जिस कंटेनर में आप डालोगे वो उसी की शेप ले लेता है। लिक्विड फ्लो भी करता है और शेप भी चेंज करता है, तो इसलिए ये रिजिड नहीं होते और इनको हम फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड काफी बार पूछा गया फ्लूइड, all liquids are not fluid, पर फ्लूइड सॉरी all fluids are not liquid but fluid, लिक्विड जो है फ्लूइड होते हैं। होल लिविंग क्रिएचर सब आगे पढ़ेंगे हम। फिर तो गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिसोल्व हो जाते हैं वाटर में। लाइक हमने देखा कि वाटर में H2 होती है, वाटर खुद H2 से बना होता है और वाटर में काफी सारी गैसेस होती है। लाइक ओशियन वाटर में जैसे कि हमारी फिशेस होगी, वो भी फिश होगी, सॉरी फिश होगी, वो फिश भी है। वाटर के थ्रू हम अपना ब्रीथ करते हैं गिल्स के थ्रू, और वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसका यूज करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि वाटर में भी गैसेस डिजोल्व होते हैं, ये लिखा है यहाँ पे। और लिखा है ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर द सर्वाइवल, कि सारे लिविंग क्रिएचर जो हैं सांस लेने की जरूरत होती है उन्हें जीने के लिए। और एक्वाटिक एनिमल लाइक फिश, मैंने बोला अभी, जो कि पानी में रहते हैं, वो वाटर के थ्रू सांस लेते हैं क्योंकि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है और वो उस ऑक्सीजन के थ्रू सांस लेते हैं। जस्ट वी कंक्लूड कि सॉलिड लिक्विड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। तो इसी से हम यहाँ पे लिखा है कि इससे कंक्लूड करते हैं कि सॉलिड लिक्विड और गैसेस जो वाटर में डिसॉल्व हो सकती है। और यहाँ पे लिखा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है कि लाइक जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि गैसेस जो है लाइक ऑक्सीजन जो थी वाटर में डिसॉल्व डिफ्यूज थी, तो उसी को हम बोलते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूज को कितनी, किसी मतलब मैटर की तीन टाइप है तो किसकी कितनी एबिलिटी है कि उसके अंदर कोई पार्टिकल डिसॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड, कि लिक्विड में सबसे ज्यादा गैसेस डिसॉल्व हो सकती हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट कि लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली, क्योंकि ये इस फैक्ट के कारण कि इन लिक्विड स्टेट जो है पार्टिकल्स मूव फ्रीली हो सकते हैं। और मैंने बताया था कि उसमें क्या बोलते हैं अपने सॉलिड में स्पेस नहीं होता है तो पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते। यहाँ पे लिखा है। अब हम बात करेंगे तीसरी स्टेट की, गैसेस स्टेट की। गैसेस स्टेट क्या होता है? गैसेस गैस की ना तो अपनी शेप होती है, शेप तो होती ही नहीं है, उसके बीच में काफी सारा स्पेस होता है, पार्टिकल्स के पास काफी ज्यादा हाई एनर्जी होती है। यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको, ये लिखा है वी ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। इसको हम काफी ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं गैसेस को। जैसे हमने देखी है हमारे घर में एलपीजी यूज होती है तो वो कंप्रेस ही करी होती है। और जब हम गैसेस को काफी ज्यादा हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर एकदम से कूल डाउन हो जाता है और वो लिक्विड बन जाती है। डायरेक्टली गैस लिक्विड बन जाती है और उसको हम सिलेंडर में स्टोर करके यूज करते हैं घर में। काफी सारी गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो छोटे से कंटेनर में ऐड हो जाती है और हम उसको यूज करते हैं एलपीजी। और ऑक्सीजन सिलेंडर जो हम उधर यूज करते हैं अपना हॉस्पिटल में, सीएनजी यूज करते हैं जो व्हीकल में, ये सारी गैसेस की प्रॉपर्टी है, उसको हम हाई कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट करके स्टोर करके यूज करते हैं। तो हम पढ़ेंगे गैस में होता है क्या कि पार्टिकल्स जो है मूव फ्रीली करते हैं हाई स्पीड से, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के पास सबसे ज्यादा है, लिक्विड के पास उससे कम और गैस सॉलिड के पास तो होती ही नहीं है। जैसे यही था मेन पॉइंट, ज्यादा कुछ होता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे क्या मैटर अपनी चेंज कर सकता है स्टेट, कि क्या कोई
सॉलिड है तो वो लिक्विड बन सकता है, और लिक्विड है तो गैस बन सकता है, गैस है तो ये बन सकता है, मतलब वाइस वर्सा सब एक दूसरे की अपनी मैटर स्टेट चेंज कर सकता है कि नहीं। इसमें मेनली तीन प्रोसेस आएंगे अपना, मेनली तीन, इवेपोरेशन आएगा, कंडेंसेशन आएगा, सब्लिमेशन आएगा। अभी हम पढ़ेंगे मेन। जब हम सॉलिड को टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, लाइक आग पे रखते हैं सॉलिड को, लाइक बर्फ को, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पे वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाती है। तो उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। नॉट ओनली आइस पर सारे सॉलिड का जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, मेल्ट हो जाते हैं मेनली। तो टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड इज मेल्ट एंड बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। लाइक आइस का मेल्टिंग पॉइंट का होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम आइस पे अपना आइस पे टेम्परेचर आइस का बढ़ाते जाते हैं और जब वो 0 डिग्री पे पहुंच जाता है तो वो मेल्ट होने स्टार्ट कर देता है, और उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। Melting point of solid is an indication of strength of the force of attraction between its particle। मतलब मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है कि उसके पार्टिकल्स के पार्टिकल के बीच में कितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जिसका जितना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका मतलब होगा कि उसमें उसके पार्टिकल्स में उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये काफी बार सीडीएस में पूछा जाएगा, सीडीएस के काफी सारे एग्जाम पूछा गया और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं भी बोलूंगा। काफी सारे बच्चों को नहीं पता होता ऐसा, ऐसे पढ़ के ऊपर से चले जाते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो काफी बार पूछा जाता है। देखा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग कि दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। मतलब मेनली इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, मेनली सॉलिड्स को, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का ही होगा, वही मेल्ट होगा। सॉलिड को जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और जब वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो लाइक आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम आइस को गर्म करते हैं और जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है उसका टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर जो है जीरो के बाद आगे नहीं बढ़ता है, वो जीरो तक ही रहता है। लेकिन हमने अगर नीचे से आग भी जलाई हो या कुछ भी जलाया हो, हम नीचे से हीट तो दे रहे होते हैं लेकिन टेम्परेचर उसका जीरो पर ही रहता है। तो इन्होंने पूछा है ऐसा क्यों, क्योंकि जीरो पे पहुंचने के बाद हम तब भी आग तो जलाई है नीचे से, तो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कि यहाँ पे लिखा है दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू द हीट द व्हीकल, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, कि अगर हम तब भी आग तो जला ही रहे हैं तो क्यों उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। दिस हीट, जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया ना, अपना आइस का मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया, तो उसके बाद जो हम हीट दे रहे होते हैं वो हीट जो है आइस को लिक्विड में चेंज करने में यूज हो रही होती है, और बाकी ऑल राउंड टेम्परेचर 0 डिग्री पे मेंटेन रखती है, और बाकी की हीट जो है आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज होती है। इसीलिए बोला यहाँ पे लिखा है एज दिस हीट एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर। मतलब 0 डिग्री पे जो आइस होती है वो आइस जो है इस सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट, क्योंकि 0 डिग्री के बाद उसका ना तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट कहाँ जा रही है, तो वो हीट हिडन हो जाती है एक तरीके से, आइस उसको एब्जॉर्ब कर देती है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ द हीट, इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज the amount of heat energy that is required to change the 1 kilo of solid 1 kilo of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। अमाउंट ऑफ दी हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है 1 किलो सॉलिड को उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट, मतलब सीधा से समझो अमाउंट ऑफ हीट जो कि मेल्टिंग पॉइंट के बाद रिक्वायर्ड होती है, मेल्टिंग पॉइंट के पहले नहीं। जब मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाता है उसके बाद जो अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड होती है एक सॉलिड को उसको
लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये वाला स्टेटमेंट आप रट ही लेना, बिल्कुल ही रटना तो क्या है, मैंने वैसे समझा दिया है, पर फिर भी कि पार्टिकल्स इन वाटर at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature। पार्टिकल्स जैसे अभी बोला हमने 0 डिग्री के बाद जो है बाकी हीट जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बन जाती है, जिसमें कि वो अपना आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर में कन्वर्ट तो हो जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो ही आइस होती है शुरू में, जब मेल्टिंग पॉइंट पर रीच ही करती है तब वो आइस ही होती है, उसके बाद उसकी मेल्टिंग स्टार्ट होती है। तो जब तक उसकी मेल्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो है ना, तो जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है उसके पास एनर्जी कम होती है, और लेकिन उसके बाद जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस में एब्जॉर्ब करने स्टार्ट कर देती है और वो वाटर में फ्यूज हो जाती है, वाटर के पास आ जाती है। तो वाटर जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो उसके पास हीट ज़्यादा होती है, इसीलिए बोला जाता है कि पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर के पार्टिकल जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं तो उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन आइस के पास कम होती है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे जब हम पहुंच गए तो उसके बाद तो आइस तो कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद क्योंकि बाकी की हीट को वो एब्जॉर्ब करके मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पे और उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं मिलती है तब तक तो वो ऐसी उस आइस को, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो उसमें एनर्जी कम होती है, क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन उसके बाद जब वो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, वो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर रही है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है आइस के, तो वो एनर्जी भी लिक्विड में जा रही है। तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस के पास कम है और लिक्विड के पास ज़्यादा है। तो हम बात करेंगे, पहले हमने बात करा कि सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होगा लाइक आइस वाटर। अब हम बात करेंगे कि लिक्विड गैसेस में कैसे चेंज होता है। सेम ऐसे होगा कि जब हम हीट एनर्जी अपनी वाटर पे अप्लाई करेंगे, अपना हीट एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं वाटर पे, यहाँ पे एट अ सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट एक आएगा, लाइक हमने अभी हीट अप्लाई करने लगे लिक्विड पे, उसको गर्म करते गए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट करने स्टार्ट हो जाता है, और वाटर का उसको हम बोलेंगे मेनली वो, रुकिएगा एक मिनट, कि एट दिस टेम्परेचर, मैं इसको आपको यहाँ पे इंटरलाइन भी कर देता हूँ, ये लिखा है कि एट दिस टेम्परेचर जहाँ पे हम लिक्विड जो है अब गैस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट और कि लिक्विड कैसे मेनली गैस में कन्वर्ट होता है। पहले हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करके देखा, अब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे हम पहले हमने आइस के लिए टेम्परेचर करा, अब हम लिक्विड पे नीचे हीट देते रहेंगे, तो जब हम हीट देते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा, तो और उसी हम पॉइंट को बोलेंगे, मतलब उसी टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे जो है लिक्विड जो है सॉरी लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट करने स्टार्ट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग मतलब गैस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट था वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट एक बल्क फिनोमिना माना जाता है, क्योंकि लिक्विड को उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक बल्क फिनोमिना है। रुकिएगा यार, कहाँ मिलेगा, हाँ ये बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। हाँ मतलब पार्टिकल्स जो है बॉइलिंग पॉइंट के बाद, जैसे कि उसमें मेल्टिंग पॉइंट में था, ये अपने वेपर में चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और वाटर के लिए ये टेम्परेचर क्या होता है 373 केल्विन, और 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपको पता ही होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है 273 केल्विन के बराबर होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है 373 केल्विन के बराबर होगा, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करेंगे। जैसे हमने पीछे फ्यूजन की बात करी, वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 लीटर या कुछ भी 1 लीटर ऑफ लिक्विड इनटू वेपर
एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कि मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको बॉइलिंग पॉइंट पे रीच होने के बाद, जो कि लिक्विड को अपना गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं समझा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि मैंने पहले आपको वो समझा दिया अपना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसी की तरह है ये भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है कि बताऊंगा, ये जो केल्विन की एक एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, तो ये आपको बताया पढ़ लेना। एक बोला 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं, यहाँ पे 273 केल्विन के बराबर। लिखा है यहाँ कि, हाँ ये समझ लो, यहाँ पे पता नहीं लिखा है या नहीं, कि जैसे ये था, यहाँ पे बताया था मैंने कि वाटर एट सॉरी आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी वाटर के पास होगी। उसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर लिक्विड और 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर, मतलब गैस या वेपर जो भी बोल सकते हैं हम, तो उसमें जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पास कम होगी, और जो कन्वर्ट हो रहा है लाइट में गैस बन रही है उसकी स्टीम बन रही है, मेनली स्टीम पूछा जाता है या वेपर भी पूछ सकते हैं, तो वेपर के पास 100 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा एनर्जी होगी और अपना लिक्विड के पास 100 डिग्री सेल्सियस पे कम एनर्जी होगी। ये वाला पॉइंट पूछा जाता है, शायद एक्सरसाइज में है, फिर बताऊँ। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक और प्रोसेस था मैंने बोला, तो ये है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, कि एक कोई पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड होते हैं और डायरेक्टली ये अपना गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। लाइक सॉलिड गैस और लिक्विड, सॉरी सॉलिड गैस और सॉलिड लिक्विड और गैस होता है, तो कोई पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि होते सॉलिड हैं लेकिन डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होते ही नहीं है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। जैसे अपना क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मुझे, कपूर, कपूर भी ऐसे ही कन्वर्ट होता है डायरेक्टली, और फिनॉल पे तब वो अपनी हम कपड़ों में डालते हैं, मम्मी हमारी वाइट वाइट सी गोली है फिनॉल पे थैलिन की, क्या होता है वो भी ऐसे ही कन्वर्ट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ये वही है जो अभी हमने पढ़ा था गैसेस पे। या वो अगर मतलब लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं उन पे कम ही फर्क होता है, मेनली लिक्विड प्रेशर का फर्क सिर्फ गैस पे पड़ता है। तो अभी हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे मैटर पे, मेनली मैटर में सिर्फ गैस पे ही इफेक्ट करता है प्रेशर। यहाँ पे लिखा है अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, जो है वो अपनी गैस को लिक्विफाइड कर देता है, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि एलपीजी जो यूज करते हैं, सीएनजी यूज करते हैं हम, अपना फायर ब्रिगेड में भी यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो वो मेनली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लो टेम्परेचर पे हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ये गैस की काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब हम उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होता है तो वो अपनी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और इसे हम इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपना ड्राई आइस भी बोलते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं पर ऐसे पूछ लिया जाता है कि ड्राई आइस हम किसे बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। ये प्रॉपर्टी याद रखनी कि जब हम गैस पे हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और लो टेम्परेचर को लो करते हैं तो उसका वो अपना लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर भी है ये अपनी मैटर की स्टेट पे इफेक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है कि डू रुकिएगा एक मिनट। इवेपोरेशन क्या होता है कि जैसे अभी हमने पढ़ा
अपना लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही मेनली इवेपोरेशन होता है कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही कन्वर्ट हो जाता है, तो वो इवेपोरेशन होता है। तो ओनली डिफरेंस इज दिस की वो इवेपोरेशन क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, जो कि मैंने बोला था अभी, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि उधर हम सिर्फ बता रहे थे कि कैसे चेंज होती है स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो है ये स्टार्ट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट के बाद अपना स्टीम निकलने स्टार्ट हो जाती है। उधर पेपर बोला होगा शायद मैंने, तो स्टीम ही रखना उधर पेपर पे, यहाँ पे बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, उधर शायद मैंने पेपर बोल दिया था। तो ये है प्रोसेस की इवेपोरेशन क्या है, द फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, और बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही, मेनली आसपास की हीट से ही अपने वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम करेंगे फैक्टर सी काम, किससे इंक्रीज होता है किससे डिक्रीज, तो इसमें मेनली चार होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अगर सरफेस एरिया जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन का रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। ये भी हो गया। तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर अपना इवेपोरेशन हो, अगर हमें इंक्रीज करना है तो ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर अपना एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी पहले से होगी तो वाटर वेपर तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो उधर स्पेस ही नहीं होगा आगे के वाटर वेपर्स को आने के लिए कि नीचे से वाटर वेपर्स और आ सके, क्योंकि ऊपर प्ले जगह ही नहीं बची होगी। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर इफ वी वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन तो ह्यूमिडिटी शुड बी लेस, एंड ये चौथा है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, मतलब विंड स्पीड अगर जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। मेनली इसमें ये चार ही पॉइंट फैक्टर होते हैं कि चार फैक्टर होते हैं, और इसमें तीन जो है तीन के इंक्रीज से वो तीनों इंक्रीज होते हैं, सिर्फ ह्यूमिडिटी के डिक्रीज होने से वो इंक्रीज होती है अपनी। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तभी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। अब हम पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। जैसे हम बोलते हैं कि मटके से पानी पीना चाहिए, मटके में पानी ठंडा कैसे रहता है, जैसे नदी नालों के किनारे हम जाएंगे तो, या पेड़ के किनारे खड़े होते हैं तो ठंड होती है, क्योंकि पेड़ जो है इवेपोरेशन करते हैं, ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है मेनली, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो हम पढ़ेंगे। ये भी पूछा गया कि जैसे हम अपने नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसका होता क्या है, वो एसीटोन, ऐसे पूछ सकते हैं कि नेल पॉलिश रिमूवर कौन से कंपोनेंट होते हैं, एसीटोन होता है, ये भी अलग है कि जब हम नेल पॉलिश रिमूवर हाथ पे पहनते हैं तो वो एकदम से गायब हो जाता है और हमें ठंडा ठंडा लगता है। तो इसमें होता क्या है, जो पार्टिकल्स वो हैं हमारे हाथ से हमारी एनर्जी को, अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके सीधा पेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि लिक्विड को पेपर में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो वो हमारे हाथ से आसपास से, मतलब अपने एरिया जहाँ पे वो है उसके आसपास के एरिया से वो एनर्जी ले लेगा और वो डायरेक्टली अपना पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और हमारी आसपास की एनर्जी अगर ले ली तो हमारा हो गई। तो यही होता है रीजन, पेड़ के लिए भी सेम ही होता है और बाकी सारी चीजों में भी सेम होता है, इसीलिए बोलते हैं कि इवेपोरेशन कूलिंग करता है। अब है कि वाई वी वियर कॉटन क्लोथ, इसमें भी वही है, क्योंकि कॉटन क्लोथ जो है हमारे जब गर्मियों में होते हैं तो बोले जाते हैं, इसीलिए क्योंकि जब गर्मियों में हमें काफी ज्यादा पसीना पड़ता है, पसीना जो है अपना कॉटन जो है इजीली अब्सॉर्ब कर लेती है, तो आपको लिक्विड भी, तो कॉटन जो है आसपास से अपना हमारे शरीर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली कन्वर्ट में कॉटन क्लॉथ में जो लिक्विड होता है मॉइस्चर होता है मेनली, वो हमारे आसपास से एनर्जी लेगा और सीधा पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे आसपास से उसने एनर्जी ले ली तो हमारा आसपास लाइक बॉडी जो है ठंडी ठंडी फील होती है, इसीलिए बोला जाता है कि कॉटन चाहिए। अभी हम एक और पढ़ेंगे कि हम
कंडेंसेशन होता है मेनली प्रोसेस कि लाइक मान लो ठंडा ग्लास रखते हैं हम, और अगर हम उसे वो अपना ठंडा रखते हैं तो हमारे ग्लास के किनारे वो भाप सी जम, क्या बोलते हैं उसको, मॉइस्चर जैसा जम जाता है। हम बाहर रखेंगे तो वो क्यों होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं बाहर, लाइक हम कोल्ड ड्रिंक रखते हैं फ्रिज से निकाल के तो भी होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि जब हम वो रखते हैं अपना ए, जब हम रखते हैं तो वाटर वेपर जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं वो है ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद कोल्ड वाटर ऑफ वाटर। जैसे हम ठंडा ग्लास का ठंडे ग्लास ठंडा पानी का ग्लास रखते हैं तो वाटर वेपर जो हमारे एयर में होते हैं वो अपने कोल्ड ग्लास के वाटर से सीधा उसके कांटेक्ट में आते हैं और अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, क्योंकि वो उधर तो है तो उनके पास एनर्जी है तभी वो वेपर में है, ऊपर जाके एयर में है तो वो वाटर वेपर जो है अपनी एनर्जी लूज कर जाते हैं, क्योंकि ठंडे में उसके वाटर ग्लास और ग्लास वाटर के अपना वाटर के ग्लास के कांटेक्ट में आने के कारण वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, और जिसके कारण वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें वो बूंदे देखने को मिलती है। बस, तो यही था। अब हम पढ़ेंगे ये दो स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। ये दो बात में हुई थी प्लाज्मा में है। प्लाज्मा के पार्टिकल जो है मेनली सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो है आयनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में होते हैं, मतलब काफी ज्यादा हाई एनर्जी होती है इनके पास। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब जो होते हैं हमारे रंग बिरंगे बल्ब, उनमें भी यही अपना प्लाज्मा ही होता है, और नियोन में जो है नियोन गैस होती है, और फ्लोरोसेंट वाली में हीलियम गैस होती है और अदर गैसेस होती है। गैसेस जो है गेट्स आयनाइज्ड एंड गेट चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोज थ्रू इट। गैसेस के थ्रू जब हम ऑन करेंगे बल्ब को तो उसके थ्रू अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होती है और वो तो अपना ग्लो करती है, मतलब चार्ज हो जाती है। जब वो चार्ज हो जाती है तो प्लाज्मा जो है ग्लो करने स्टार्ट हो जाता है मेनली। प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर, और कलर जैसे काफी डिफरेंट कलर की हमने अपनी लाइट से देखी होती है, तो वो अपनी गैसेस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सी गैस है। जैसे नियोन में नियोन गैस है, फ्लोरोसेंट वाली में हीलियम और अदर गैसेस होती है, तो इसी तरह होता है। सन और स्टार्स जो ग्लो करते हैं वो भी प्लाज्मा के कारण ही ग्लो करते हैं, और उनके बीच में और उनमें जो प्लाज्मा है वो कहाँ से आता है, हाई टेम्परेचर के कारण है, क्योंकि प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। Indian physicist Stindranath Bose had done some calculation for the fifth state of matter. Building on his calculation, Aldrin Murray जो है इंडियन के एक फिजिक्स थे स्टेंद्रनाथ बोस, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करी थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए, और उन्हीं कैलकुलेशन को यूज करके आइंस्टाइन ने एक जो पांचवी मैटर डिस्कवर कर दी जिसका नाम था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 2001 में इनको नो इन 2001 इनको नोबेल प्राइज भी मिला फॉर अचीविंग, इनको नहीं मिला लेकिन अदर साइंटिस्ट को मिला जब उन्होंने फाइनली कंक्लूड करके बता दी थी। वैसे शुरुआत तो इन्होंने ही करी थी बोस और आइंस्टाइन ने, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये बनता कैसे है मैटर मेनली, ये जो बीईसी मैटर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है फॉर्म्ड होता है बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। एक गैस को कूल करने के जिसकी काफी कम डेंसिटी होती है, about 100,000 of the density of normal air is super low temperature।
हाँ तो सीधा मैं बोलूंगा, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा कि ऐसे बीईसी जो फॉर्म्ड होती है उसको उसमें कैसे, मतलब वो कैसे फॉर्म्ड होती है। इसमें एक काफी लो डेंसिटी की गैस को हम जो है कूल करते हैं, लगभग नॉर्मल एयर से काफी कम उसकी डेंसिटी होती है, उस गैस को हम कूल करते हैं, तो उसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है, मतलब प्लाज्मा तो चलो बल्ब में यूज होती है, लेकिन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है काफी कम यूजेबल है और देखने को मिलती है, मतलब मेनली तो इसको हम कम ही पढ़ते हैं। मेनली 3 स्टेट ऑफ मैटर्स ही होते हैं जो हमने अभी पढ़ी। तो अब हम ओवरव्यू ले लेते हैं इसका, कि हमने पढ़ा कि मैटर जो है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बनी होती है, अभी हमने पढ़ा। और इसकी मेनली 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम होती है सॉलिड्स में, और सबसे कम जो आके होती है गैसेस में। वैसे शायद मैंने ये बताया नहीं होगा आपको उधर भी ढंग से, कि सॉलिड क्योंकि काफी ज्यादा क्लोज होते हैं और उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, मूव आउट या सीधा टूट ही जाता है, तो उसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। लिक्विड में थोड़ी कम होती है क्योंकि हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, डालिए तो वो अलग हो गया ना, तो उसमें कम होती है। और गैसेस में तो काफी कम होती है क्योंकि वो इधर उधर मूव कर रही होती है, उनमें हाई एनर्जी होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस भी ज्यादा होता है गैसेस में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होती है। ये है कि स्पेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन सॉलिड, क्योंकि वो मूव तो करते नहीं है, ये बताया था अभी आपने। द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मोर ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ लिक्विड। हाँ ये वाला पार्ट पढ़ेंगे आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैस का एक बार फिर से बताऊंगा लास्ट में, कि ये अभी हम पढ़ लेते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर जैसे चेंज होती है, जैसे अभी हमने पढ़ा अपना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में, जैसे अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है अपना, गैस जो है गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड डायरेक्ट अपना गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये होता है। सब्लिमेशन हमने पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा, इवेपोरेशन भी पढ़ा। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, ये भी याद रखना है अपना। इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन है सरफेस फिनोमेना, और अपना बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिपेंड, याद रखना है कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, लेट, ये वाली चीज मैंने पहले भी बोला कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और अपना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला पक्का ही याद रखना है आपने। अभी हम एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन करेंगे इसके, ये वाला भी आपने याद कर लेना है कि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मास की वॉल्यूम की, ऑल द याद ही होता है हमें, बट फिर भी। कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273 केल्विन के बराबर होता है, तो 300 में हम 273 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 27 डिग्री सेल्सियस, और ये है 200 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको अपना केल्विन में कन्वर्ट करना है, सीधा 273 प्लस करेंगे 25 में और केल्विन बन जाएगा, और इसमें भी 273 प्लस करेंगे। ये लिखा है नेफ्थलीन वॉल डिसअपियर्स विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ये प्रोसेस कौन सा था, मैंने तभी बताया था आपको, ये वाला प्रोसेस है सब्लिमेशन। और ये वाला वी कैन गेट द पर स्मेल ऑफ द परफ्यूम सिटिंग मीटर्स अवे, क्योंकि अपना परफ्यूम में क्या होता है, मेनली गैस होती है मेनली, तो गैस के पार्टिकल्स में एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है, तो वो काफी जल्दी मूव करते हैं, तो वो काफी दूर से भी हमें उसकी स्मेल आ जाती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स मूव करके हमारी नाक तक आ जाते हैं, हाई एनर्जी होती है उनके पास। ये पूछा है, ये भी हमने भी पढ़ा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर बनने स्टार्ट हो जाता है, और 25 पे तो वो लिक्विड ही होगा। तो बस यही था आज के लिए। इफ यू लाइक द वीडियो, देखो अगर आपको पसंद आ रही है तो बताएं जरूर, अगर कोई कमी है तो वो भी कमेंट में पक्का बताएं, और अगर लाइक आई है, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। अभी नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा अगली वीडियो में, अगर इसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं पक्का लेके आऊँगा, और फिर हम बायो भी करेंगे, फिजिक्स भी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।